जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आवाज़ आ रही सही? सर आवाज़ क्लियर है क्या? सर की कल की क्लास से क्या करना है सर? जुमेरात की? जी जी सर। हाँ, कल कर लेंगे क्लास इंशाल्लाह। बस ठीक है सर, वही टॉपिक कर लीजिएगा क्योंकि तो काफ़ी मेले आने शुरू हो गई, कराची से, फैसलाबाद वगैरह सब जगह से आने शुरू हो गई हैं सर। अच्छा, चलो कर लेंगे उसको। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन एक्सचेंज रेट। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं एक्सचेंज रेट में वो क्या है, वो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सचेंज रेट की काइंड्स समझा दूँ। तो अ, तीन तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ काइंड्स ऑफ एक्सचेंज रेट की। तो नंबर वन उसमें है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। नंबर टू जो है उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, या इसको हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है जी। और जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, या मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, या इसको हम कहते हैं क्रॉलिंग पैक
अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सर का थोड़ा सा ना इशू है इंटरनेट का, तो वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अब पहले ज्वाइन किया था, फिर डिस्कनेक्ट हो गए, अभी ज्वाइन करते हैं, बस कोई 2 3 4 मिनट में वेट कीजिएगा।
स्टूडेंट में सर को ट्राई कर रहा हूँ, उनका नंबर अभी नहीं लग रहा। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ और फिर मैं आपको पता करके बताता हूँ कि लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, 2 मिनट वेट कर ले, मैं कॉल करता हूँ अगर लग जाता है तो।
जी, तो डिस्कशन हो रही थी काइंड्स ऑफ एक्सचेंज रेट के ऊपर। तो मैं आपको बता रहा था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है, ये मार्केट फोर्सेस जो हैं, ये उनसे तय पाता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई से। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो हैं उसको डिटरमिन करती हैं। जैसे कि हम ऊपर पढ़ के भी आए हैं, किसी भी करेंसी की डिमांड और सप्लाई के साथ जो एक्सचेंज रेट तय होता है उसे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। और उसके नतीजे में फिर डिमांड एंड सप्लाई में अगर तब्दीलियाँ आती हैं तो फिर एक्सचेंज रेट की मूवमेंट अप एंड डाउन होती है, उसे फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। फ्री फ्लोटिंग इसलिए कहते हैं कि उसमें सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं कर रही होती। तो एक्सचेंज रेट खुद ही अप एंड डाउन जहाँ आना चाह रहा हो वो चला जाता है वहाँ पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे आए तो दुनिया में आजकल ये एक्सचेंज रेट है जो इस वक्त एप्लीकेबल है, और हमारे मुल्क में भी यही है। इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर मार्केट फोर्सेस और सेंट्रल बैंक, मार्केट फोर्सेस और सेंट्रल बैंक मिलकर तय करते हैं एक्सचेंज रेट को। दोनों फोर्सेस मिलकर तय करती हैं, इसलिए इसको मैनेज्ड फ्लेक्सिबल कहते हैं। क्योंकि सिर्फ अगर फ्लेक्सिबल होता तो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस करता, लेकिन मैनेज कौन करता है, इसको सेंट्रल बैंक करता है, इसलिए इसको मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। जब दोनों दोनों जो हैं, मार्केट फोर्सेस भी और सेंट्रल बैंक दोनों मिलकर एक्सचेंज रेट को तय करेंगे तो उसे हम मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहेंगे, मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक। और डर्टी फ्लोटिंग इसलिए कहते हैं कि इसमें फ्लोटिंग का मतलब तो ये है कि इसमें सिर्फ मार्केट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन डर्टी इसलिए कह देते हैं कि जब सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व हो जाता है या गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो वो उसको डर्टी कहते हैं। अब सिर्फ मार्केट फोर्सेस प्योरली नहीं रही हैं, बल्कि उसमें सेंट्रल बैंक भी इन्वॉल्व हो गया। और ये जो फ्लेक्सिबल या फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, इसको क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। क्लीन इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व नहीं हो। क्लीन एक्सचेंज रेट इसको तो फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट उसमें एक्सचेंज रेट को फिक्स किया किसी भी एक उसके अंदर, यानी उसमें एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होता है। और ये गवर्नमेंट खुद कोशिश करती है कि अपने रिजर्व्स को यूज करके एक्सचेंज रेट को फिक्स करने की कोशिश, और वो फिक्स होता है किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर या किसी मेजर करेंसी के साथ, या कोई भी ट्रेडिंग करेंसी साथ एक बास्केट हो उनके साथ फिक्स कर लिया जाता है। इस पे डिटेल में एक बात अभी करते हैं हम लोग, लेकिन पहले फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को समझना ज़रूरी है, जो मैंने आपको भी समझाया भी है। जिसको इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे एक ग्राफ से समझाता हूँ आपको कि ये क्वांटिटी ऑफ करेंसी है, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ऑफ यूरो है, और ये वो यूरो का है, और ये डिमांड कर्व जो है वो यूरो का है। और यहाँ पर जो रेट तय हुआ है वो फर्ज कर लें कि 1 यूरो इज इक्वल टू $1। अब ये जो एक्सचेंज रेट तय हुआ है ना, ये किन्हों ने तय किया है? ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ने तय किया है। अगर डिमांड एंड सप्लाई ने जो एक्सचेंज रेट तय किया हो उसे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं या फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं, जो कि ये इसको हम डिमांड, क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस या डिमांड एंड सप्लाई करता है। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है चेंज आएगी, या तो
जी, मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से कि काइंड्स ऑफ एक्सचेंज रेट के हवाले से। तो काइंड्स ऑफ एक्सचेंज रेट मैंने दो बताई हैं, तीन आपको। एक मैंने आपको बताई है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और एक मैंने बताई है मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और एक मैंने आपको बताई है फिक्स एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल के बारे में तो मैंने सिंपली आपको ये बताया है कि फ्लेक्सिबल जो एक्सचेंज रेट है वो तो आपको वाज़े तौर पर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उसमें सिंपली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस का रोल है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पहले ये इक्विलिब्रियम हुआ और फिर कभी डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा, कभी डिमांड कर्व फॉल कर जाएगा, कभी सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगा, अपवर्ड एंड राइज एंड फॉल होगा, और एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन मूव करेंगे। कभी एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा। यानी किसकी वजह से चला जाएगा? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से। तो जब डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से एक्सचेंज रेट के अंदर मूवमेंट्स आएंगी तो उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहेंगे या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहेंगे, जिसमें कोई गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक का रोल नहीं होगा। तीसरी जो बात थी वो ये थी कि मैनेज फ्लेक्सिबल में ये होता है कि उसमें मार्केट फोर्सेस भी होती हैं और उसमें सेंट्रल बैंक भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले डिमांड सप्लाई फोर्सेस ने ये वाला एक्सचेंज रेट तय कर दिया और उसके बाद सेंट्रल बैंक ने या तो उसको ऊपर थोड़ा सा कर दिया डिटरमिन, या उसको नीचे कर दिया। इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों फोर्सेस आ गई, पहले मार्केट फोर्सेस और फिर सेंट्रल बैंक ने उसको मैनेज कर लिया कि मैंने उसको ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। तो उस जो मार्केट फोर्सेस तय करेंगे एक्सचेंज रेट, उसको अप एंड डाउन करके वो खुद मैनेज कर लेते हैं। कौन मैनेज कर लेते हैं? सेंट्रल बैंक। तो इस वजह से इसको मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं, या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं, या डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। डर्टी इसलिए कहते हैं कि इसमें प्योरली जो है वो मार्केट फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इसमें मार्केट फोर्सेस के साथ साथ सेंट्रल बैंक भी इन्वॉल्व हो गया, और सेंट्रल बैंक की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो इसको डर्टी कहते हैं। इसीलिए जो प्योरली मार्केट फोर्सेस के ऊपर एक्सचेंज रेट डिपेंडेंट होगा उसको क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहेंगे, जिसके अंदर सेंट्रल बैंक बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है और एक्सचेंज रेट की सारी मूवमेंट अप एंड डाउन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर ये बात? इसलिए अब मैंने आपसे कहा कि अब हम इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट को भी और फ्लेक्सिबल को भी और मैनेज फ्लेक्सिबल को भी, कि ये बुक से पढ़ते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, और देन फिर हम मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। जैसे ये आपके सामने मैंने बुक को ओपन किया है, यहाँ पर देखिए कि इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन है जो हमने पढ़ना है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये तो नहीं, जस्ट मिनट, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन एक्सचेंज रेट, ये हम लोगों ने पढ़ना है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन एक्सचेंज रेट जो है वो समझिए, वो ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सचेंज रेट फिक्स भी हो सकता है या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी हो सकता है, या कहीं इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है ना जी? तो फिक्स एक्सचेंज रेट को पहले सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। ये अभी थोड़ा सा आगे ले चलते हैं इसको, और फिक्स एक्सचेंज रेट पहले समझते हैं। ये रहा जी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर इसको फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं, और इसको हम और क्या कहते हैं? इसको रिजिड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि रिजिड का मतलब भी फिक्स ही होता है। यानी रिजिडिटी और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपने जो ऑफिशियल रिजर्व्स होते हैं उनको यूज़ करती है और कोशिश करती है कि करेंसी की डिमांड जो है करेंसी की सप्लाई के बराबर रखे। करेंसी की डिमांड और करेंसी की सप्लाई को बराबर रख के क्या किया जाता है? क्योंकि करेंसी की डिमांड और सप्लाई अगर बराबर रहेगी तो फिर एक्सचेंज रेट में तब्दीली नहीं आएगी और एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। ये बात समझ गए? फिक्स एक्सचेंज रेट हो जाएगा अगर करेंसी की डिमांड और सप्लाई में कोई तब्दीली ना आए। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ये करती है कि गवर्नमेंट यूज़ करती है अपने जो गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े होते हैं
उनको यूज करके करेंसी की डिमांड और सप्लाई को बराबर करती है। ठीक है ना जी, यही बात मैं कर रहा हूँ कि फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर गवर्नमेंट यूज इट्स ऑफिशियल रिजर्व्स टू क्रिएट एन एग्जैक्ट मैच मींस इक्वल कर देती है सप्लाई एंड डिमांड फॉर इट्स करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्योंकि जब भी करेंसी की डिमांड और सप्लाई चेंज होगी, आपने पढ़ा था पीछे भी, तो फिर एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन जाएंगे, क्योंकि करेंसी की डिमांड बढ़ने से एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा, करेंसी की डिमांड कम होने से एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा, इस तरह करेंसी की सप्लाई बढ़ने से एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा और करेंसी की सप्लाई कम होने से एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि करेंसी की डिमांड के अंदर और सप्लाई के अंदर इक्वालिटी को मेंटेन किया जाए, उसको मैच किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट अपने रिजर्व्स को यूज़ करती है। जब भी वो देखती है कि करेंसी की सप्लाई ज़्यादा करनी है तो ऑफिशियल रिजर्व में से निकाल के मार्केट में फेंक देती है नोट, और जब वो समझती है कि हमें सप्लाई कम करनी है तो वो खरीद लेती है करेंसी को। वो करेंसी को खरीद भी लेती है, करेंसी को सप्लाई भी कर देती है। इससे ये होता है कि एक्सचेंज रेट क्या रहता है, अनचेंज रहता है। इसको हम कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है जी। इसी चीज़ को मज़ीद इस तरीके से समझ लीजिए कि जो एक, चूँकि आगे चलकर हमने एक टॉपिक पढ़ना है जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले समझना ज़रूरी है। मैं पहले आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझा दूं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो ये है। बैलेंस, ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, लेकिन पहले थोड़ा सा ऐसे पढ़ लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हम कहते हैं बीओपी। बीओपी इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of a country's international transactions with the rest of the world in a year। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री का एक कंट्री का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमने देखना है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो होता है पूरी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मींस बाकी दुनिया के साथ एक साल के अंदर, उस रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इस रिकॉर्ड में हम ये रखते हैं कि एक मुल्क ने एक साल के अंदर जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की हैं, जो क्या बेचा, क्या खरीदा, क्या इस मुल्क में आया, क्या चला गया, उसका पूरी दुनिया के साथ जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन किया जाता है। उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि आगे चलकर हमने डिटेल में पढ़ना भी है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो उसके अंदर अकाउंट्स होते हैं। आप लोग अकाउंटिंग को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अकाउंट्स होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर अकाउंट्स होते हैं, और वो अकाउंट्स, पहला जो उसमें अकाउंट होता है उसको हम करंट अकाउंट कहते हैं, और जो दूसरा उसका अकाउंट होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। एक करंट अकाउंट है और एक दूसरा कौन सा है, कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट और दूसरा इसका कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। और तीसरा जो इसका अकाउंट है उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है जी, ये 3 अकाउंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि डिटेल तो मैं उस वक्त करूंगा डिस्कस जब हम इस चैप्टर को अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है उसके अंदर 3 अकाउंट्स होते हैं। 3 अकाउंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट खुद भी एक अकाउंट है जिसके अंदर 3 सब अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। ये 3 अकाउंट्स हैं। तो इसमें जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट के अंदर हम ये देखते हैं
कि अब इन सारे अकाउंट्स का जाहिर सी बात है कि आपको बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो इसे हम कहेंगे करंट अकाउंट बैलेंस, इसे हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट बैलेंस। अगर हम इसका बैलेंस फाइंड कर लें, क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ, है ना। और फिर फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस। तो ये आपके पास फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस, तो तीनों के बैलेंस हमें पता चलने चाहिए कि क्या हुए जी। तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस पे जब आप जाएंगे तो करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट तीन कैटेगरीज में जा सकता है कि उसमें करंट अकाउंट सरप्लस में भी जा सकता है, डेफिसिट में भी जा सकता है, या इनको हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम। और तीसरा जो है वो इक्विलिब्रियम में भी जा सकता है। तो करंट अकाउंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, और ये तीनों चीज़ें इन तीनों के लिए हो सकती हैं। यानी कैपिटल अकाउंट भी इसी तरीके से सरप्लस में, डेफिसिट में या इक्विलिब्रियम में जा सकता है। सरप्लस और डेफिसिट जो हैं ये दोनों डिसइक्विलिब्रियम कहलाते हैं, ठीक है ना जी। तो बहरहाल अब ये क्लियर होगी हमें बातें। तो अब यहाँ पे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं, जो ऑफिशियल रिजर्व मीन जो कंट्री के पास पैसा पड़ा हुआ है, जो डॉलर पड़े हुए हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसे कहते हैं हम लोग, फॉरेन, इन्हें हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब ये है कि आपके मुल्क के पास गोल्ड पड़ा हुआ है, आपके मुल्क के पास पाउंड यूरो पड़ा हुआ है, डॉलर पड़ा हुआ है, पाउंड पड़ा हुआ है, या आपके मुल्क के पास जो है वो और दूसरी मेजर जो करेंसीज हैं, यन पड़ा हुआ है। ये सब पे मुश्तमिल होता है, जिसे मैंने आपको पिछले दिनों हार्ड करेंसीज कहा था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन्हीं करेंसीज पर मुश्तमिल होते हैं ज़्यादातर, बाकी भी होते हैं लेकिन ये ज़्यादातर होते हैं उसके अंदर। अच्छा, अब ये है कि इन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को गवर्नमेंट यूज़ करती है। और जब जब गवर्नमेंट ये देखती है कि कि अगर कहीं पे सरप्लस हो गया या डेफिसिट हो गया, किसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट मैंने अभी आपको समझाया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट होता है। और दूसरा जो है वो नॉन ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजेक्शन, वो कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। इसी तरीके से दूसरा जो करंट अकाउंट है उसमें भी सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है। तो जब भी सरप्लस और डेफिसिट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे भला? वो ऐसे कि जब फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि ये आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, और इसमें डॉलर, पाउंड, गोल्ड, यूरो, यन वगैरह पड़े हुए हैं, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में चला गया। जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगा तो आप इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से अमाउंट निकालेंगे और उसको इक्विलिब्रियम पे ले आएंगे और उसको बैलेंस कर देंगे। तो इसका मतलब जिस मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है उस मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से अमाउंट निकाल के आप उसको पूरा करेंगे, उस डेफिसिट को पूरा करेंगे, ठीक है ना जी। और अगर आपका करंट अकाउंट जो है, आपका करंट अकाउंट सरप्लस में है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रिसीट्स हैं वो ज़्यादा हैं फॉरेन एक्सचेंज में, और आपके जो पेमेंट्स हैं वो कम है। तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो सरप्लस होंगे तो वो वापस इधर चले जाएंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। और अगर अगर ये डेफिसिट में होंगे तो इससे निकल कर आएंगे और आप इसको इक्विलिब्रियम में करेंगे, तब ये निकलना शुरू हो जाएंगे यहाँ से। और करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज से मनी निकाल के, ये सारे इनमें से कुछ निकाल के, तो आपको फॉरेन करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर सरप्लस में है तो ये पैसा ज़्यादा आ जाएगा आपके पास, यानी मनी ज़्यादा आएगी, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जाके भरना शुरू हो जाएंगे, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भरना
यही सिचुएशन जो है आपकी करंट अकाउंट के साथ होगी, यही सिचुएशन कैपिटल अकाउंट के साथ होगी। तो इसका मतलब करंट अकाउंट का साथ जो लिंक है वो अकॉर्डिंगली आप होगा तो उसका इम्पैक्ट जी उस पे जाएगा, फॉरेन रिजर्व्स पे जाके इन्वेस्ट करेगा। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेवलपमेंट के जो अकाउंट्स हैं का मतलब ये हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जब भी आपके पास ये जो मैं बता रहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट्स अकाउंट अगर है तो बैलेंस में
तो मैं पूरा इस तो फिर ऐसा वहाँ से ऐसा क्या स्टूडेंट सर का नेट का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो वो कह रहे हैं कल इस क्लास को थोड़ा हम बढ़ा लेंगे। तो कोई पिछला सर कॉल रहता है, एक क्लास रहती है, वो भी कवर करेंगे और ये वाला भी कवर करेंगे। तो आज वाली क्लास फिर कैंसिल है, क्योंकि सर के इंटरनेट का इशू हल नहीं हुआ, तो ज़्यादा आज वाली क्लास अभी कैंसिल है।